हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। कहां से? जनरल नॉलेज से। और आपके जो 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए ये जनरल नॉलेज से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शेयर किए। इस वीडियो के जरिए से मेरा मेन पर्पस है आपको यह बताना कि आपकी जो इंट्रेंस की प्रिपरेशन है जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको टैकल किस तरीके से किया जाए। टैकल किस तरीके से किया जाए तो इसके लिए आपकी थ्रू आउट द जर्नी में मैं अवेलेबल हूं, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या है वो अभी हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, उनके जरिए से आप बहुत अच्छे से एहसास लगा सकते हैं। अभी होगा क्या, इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा, 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा, 5 से 10 सेकंड में अपना उसको आंसर देने की कोशिश करिएगा और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर मैं खुद यहां पर आपको भी बताऊंगा। तो विदाउट एनी डिले टॉपिक के ऊपर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, मतलब कि जब हमारा देश आजादी इंडिपेंडेंस पा गया था, उसके बाद हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए उस समय हमारे कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। जब देश आजाद हो गया था तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान को छोड़ो, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स कुछ दिनों तक रहे थे। उस समय तक इंडिया का कौन था पर्सन? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये ब्रिटिश के लास्ट इंडिया में गवर्नर जनरल भी थे, राइट। तो उस समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे तो उसके बाद कौन गवर्नर जनरल बना था? उसके बाद बने थे सी राजगोपालाचारी। इज दैट क्लियर? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ये 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 21st ऑफ जून 1948 तक इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं और उसके बाद सी राजगोपालाचारी बना दिए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से पढ़िए। द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच इंडियन लीडर। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये किस उस पर्सन ने पॉपुलराइज करवाया था? नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले एंड नंबर 4 राजा राम मोहन राय। ड्रेन ऑफ वेल्थ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? इसको देखो, इंडिया में इंडिया का पैसा इंडियन के ऊपर ही नहीं लग रहा था और वो ब्रिटिशर्स ने कुछ मैकेनिज्म ऐसा बनाया था कि इंडिया की जो इनकम होती थी, वो जो वेल्थ होती थी, वो ड्रेन कर जाती थी ब्रिटेन तक। अब इसके कुछ तरीके थे, वो तरीके तो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो वेल्थ जनरेट करता था वो सारी ही वेल्थ इंडिया में ना लगकर ब्रिटिश चली जाया करती थी या ब्रिटिशर्स के ऊपर खर्चा कर दी जाया करती थी। इस कॉन्सेप्ट को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते थे और उसको पॉपुलराइज किसने करवाया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक पर्सन थे। जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं हम लोग क्या है। Which article of Indian Constitution deals with the right to equality? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राइट टू इक्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट्स का भी एक टॉपिक है और उस राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कितने हैं? अप्रॉक्स 6। पहले कितने थे? 7। और उन 6 में से एक है आपका राइट टू इक्वालिटी, मतलब एक मेजर है। इसके अंतर्गत कई और आर्टिकल है। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा है वो। तो आपके आंसर के लिए मैं बता दूं, आर्टिकल 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। मतलब कि राइट टू इक्वालिटी जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से पहला फंडामेंटल राइट है और उसमें कितने आर्टिकल आते हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल आ रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम होता है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है और ये वाला कौन सा है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? दिस वन।
आई होप कि ये भी चीजें आप लोग को समझ में आ रही। देख रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक से है। अगर आपने अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना तो ये चुटकी बजाते हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? जल्दी से आंसर दो इसका। वन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सतलुज। सिंपल सा लॉजिक है, सतलुज बांध के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम। इसमें मतलब कि आपको कुछ ऐसा नहीं, अगर आ रहा है तो ठीक है, तुक्का मत लगाना भाई। देखो क्या होता है, अक्सर हम लोग क्या काम करते हैं, जब हमको नहीं आता तो ज्यादा मार्किंग करने की वजह से गलत ऑप्शन लगा देते हैं। भाई देखो गलत कब लगाओ, जैसे आपका अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, जितने मन आए सब लगाते जाओ। जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। लेकिन निगेटिव मार्किंग होने के ऊपर होता क्या है कि आपके जो निगेटिव वाले आपने ज्यादा गलत कर दिए तो उसकी वजह से आपके जो सही वाले पॉजिटिव वाले होते हैं वो भी कुछ क्वेश्चन कर जाते हैं। तो ये गलती मत करना। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग हो रही है तो ज्यादा गलत लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से, राइट। तो इसका आंसर क्या है, सतलुज। आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो चीजें नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? ईमानदारी के साथ बताओ, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या, किसको किसको पता है? किसको किसको पता है? देखो जब ब्रिटिशर्स अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो वो हर तरीके आजमा रहे थे जिसके जरिए से वो इंडिया के रूल कर सके, इंडिया में अलग अलग जगहों पर रूल कर सके। किसी से मन होता था तो उससे वॉर करते थे, ठीक, लेकिन हमें वो जगह चाहिए। ब्रिटिशर्स कहते थे अपन को ये जगह चाहिए तो वो वॉर करके आपसे ले लेंगे। अगर आप वॉर नहीं करोगे तो आपसे वो क्या करेंगे, सब्सिडियरी अलायंस लिख करवा लेंगे, सब्सिडियरी अलायंस। तुम अगर इससे नहीं माने तो उनके पास तीसरा ऑप्शन क्या होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, ध्यान रखो, अगर कोई एक राजा है और उसका अपना खुद का कोई बेटा नहीं है तो वो क्या काम करते थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किसी एक बंदे को गोद ले लेते थे। तो गोद लिए हुए जो बच्चा होता था वो राजा बन जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स एक रूल ऐसा ले आए कि जिसमें अगर किसी भी राजा की अपनी खुद की बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपनी सत्ता नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई भी राजा है तो उसकी जो सरकार थी, उसका जो साम्राज्य था वो उसे हड़प लिया जाता था। इसको हम क्या बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको लाने का काम किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी, राइट। लॉर्ड डलहौजी सिर्फ खराब ही नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। अब क्या अच्छे थे, जब हमसे जुड़ोगे तब तो तुमको पता ही चल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which soil is ideal for the cotton cultivation in India? देख रहे हो कितने आसान आसान से सवाल आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कौन सी सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है भाई, वहां पे कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, ब्लैक सॉइल। नाम ही पता है, ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छी तरीके से उगाई जाती है। अब रेड सॉइल में कौन सा होता है, लेटराइट सॉइल में कौन सा होता है, जैसे लेटराइट सॉइल में काजू आप लोग खाते हो ना, तो वो लेटराइट सॉइल में होता है। रेड सॉइल किसके काम आती है, पत्थर ईंट वीट बनाने के काम आती है, राइट। एलुवियल सॉइल में तो सारी ही फसलें उग जाती हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। डू और डाई का नारा कब दिया गया था? जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था तो ध्यान सबसे पहले बात आती है कि डू एंड डाई का नारा दिया किसने, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, कब दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, कब दिया गया, लेकिन मैं तुमसे एक और पूछ रहा हूं, किसने दिया? तो किसने दिया, वो थे आपके, हमारे और आपके प्यारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। और कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कब हुआ है, 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। कौन सा, डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। वहां पे स्लिप ऑफ टंग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये क्वेश्चन प्यारा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? गार्जियन का मतलब जैसे आपके मम्मी पापा हैं जो आपकी देखभाल करते हैं तो आपके गार्जियन हो गए, राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल कर रहा है वो कौन है? पार्लियामेंट? नहीं। प्रेसिडेंट? नहीं। इलेक्शन कमीशन? नहीं। सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, राइट? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरीके से फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? मैं बता दे रहा हूं, हल्का सा हिंट दे दे रहा हूं। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इन विच इन स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? एक इसमें ऑप्शन और भी जोड़ो, चलो एक ऑप्शन में और भी जुड़वा दे रहा हूं, ई, नन ऑफ द एबव। जल्दी से बताओ, इन 5 में से आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है। जल्दी से बताओ। अरे भाई बहुत सिंपल सा, असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है और यहां पर वन हॉर्न्ड राइनो मतलब एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा इसमें मशहूर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाडगिल योजना? वो कौन से ऐसा प्लान है जिसको हम लोग गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? आपको याद है ना कि जब कंट्री आजाद हुई थी तो 1950s में 1950 के बाद से 1950 ऑनवर्ड्स देश में डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, उसके बाद 5 ईयर प्लान आते थे। 5 साल तक के लिए प्लान बनाए जाते थे और प्लान बनाने के बाद कुछ टारगेट होते थे। उन मतलब 5 साल में कंट्री क्या करेगी, कंट्री के क्या टारगेट है, कंट्री को किस क्या क्या चीजें अचीव करनी, वो सारी चीजें चलती थी। तो उसी में एक प्लान आया था गाडगिल योजना। वो किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 4th 5 ईयर प्लान को हम लोग गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा यहां पर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छे वे में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।